नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विकास मल्होत्रा लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय आपने वीडियो के टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि लाल किताब को ज्योतिष निराली क्यों कहा जाता है। पहले कुछ पंक्तियां जो पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखी हैं लाल किताब के बारे में, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लाल किताब है ज्योतिष निराली जो किस्मत सोई को जगा देती है, फरमान पक्का देके आखिरी दो लफ्जी से जहमत हटा देती है। ये पंक्तियाँ लाल किताब क्यों निराली है, क्यों अलग है पारंपरिक ज्योतिष से, उसको बयान करने के लिए काफी हैं। लेकिन लाल किताब पर कुछ भी कहना हो तो वो कहना बहुत ही कठिन है। इसकी शैली, इसका साहित्यिक पहलू, आध्यात्मिक पक्ष, सुंदर शब्दावली और जिस तरह से खूबसूरती से पंडित जी ने सभी ग्रामर को कविता में लिपिबद्ध किया है, उसके बारे में कुछ भी कहना बहुत ही कठिन है। इस महाग्रंथ का एक एक शब्द बहुमूल्य रत्न के समान है और एक एक पंक्ति पर एक एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। लाल किताब ज्योतिष शास्त्र एक आधुनिक नई शाखा है जो 20वीं सदी के तीसरे दशक से प्रारंभ हुई। इस पद्धति को जन्म दिया पंडित रूपचंद जोशी जी ने। पंडित जी जालंधर के फरवाला गांव में जन्मे और भारत सरकार से डिफेंस अकाउंट्स में एक गजेटेड ऑफिसर की हैसियत से रिटायर हुए। इस अनूठे ज्योतिष का ज्ञान उन्हें दैविक शक्ति से मिला और इसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की समस्याओं को हल किया। और सबसे बड़ी बात, लाल किताब के 5 संस्करण 1939, 40, 41, 42 और 52 में लिखे, जो आज तक सभी लाल किताब ज्योतिष करने वालों को या पढ़ने वालों को कहीं ना कहीं लाल किताब के रहस्य को समझने में मददगार साबित हो रहे हैं। अब लाल किताब ज्योतिष पारंपरिक ज्योतिष से किस तरह से भिन्न है। पारंपरिक ज्योतिष में कई तरह की कुंडलियां जैसे नवांश, दशांश बनाई जाती हैं, कई तरह की गणनाएं हैं, दशाओं का प्रयोग किया जाता है, तब जाकर कुछ प्रेडिक्शन की जा सकती है। दूसरी बात, पारंपरिक ज्योतिष में कष्ट निवारण के जो उपाय हैं वो कठिन और महंगे हैं, जैसे यज्ञ करना, मंत्र जाप करना, रत्न धारण करना, जो हर कोई कर नहीं सकता। या जैसे मंत्र जाप भी किसी को बताया जाता है तो वो मंत्र जाप समय ना मिलने की वजह से या प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से उसे करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन अगर इसको कंपेयर किया जाए लाल किताब की ज्योतिष पद्धति से, तो लाल किताब में बहुत ही आसान उपाय दे रखे हैं जिनके करने से आप अपनी समस्या का हल बहुत हद तक कर सकते हैं। लेकिन हुआ ये कि लाल किताब में उपायों पर ही ज़्यादा जोर दिया जाने लगा और लोगों ने इसे लाल किताब को टोटके की किताब समझ लिया, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि लाल किताब में जितने भी उपाय दिए गए हैं, पहली बात तो लाल किताब का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है, जो ज़्यादातर हिस्सा है, उसमें लाल किताब की व्याकरण दी है पंडित जी ने, जिसके अंदर हर ग्रह के हिसाब से, युति के हिसाब से अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं। लाल किताब में जो भी उपाय दिए गए हैं वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, यानी ग्रहों के कारक वो किस घर में बैठे हैं, कहाँ पर उनकी दृष्टि जा सकती है, उसको ध्यान में रख के दिया गया है। जो भी लाल किताब के रूल्स हैं वो पूरे के पूरे पहले व्याकरण में अच्छे से
पंडित जी ने एक्सप्लेन की हैं उन्हीं बेसिस पर आप आगे अपनी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं या उपाय सजेस्ट कर सकते हैं। हुआ ये कि लाल किताब को एक उपायों की किताब की तरह से प्रोजेक्ट किया जाने लगा, जबकि ये उपायों की किताब नहीं है। लाल किताब में पहले व्याकरण दे रखी है जिसके अंदर क्लियरली डिफाइंड रूल्स हैं कि इन रूल्स के हिसाब से ही उपाय किए जा सकते हैं और हर समस्या का उपाय नहीं पॉसिबल। जो भी चीज ग्रहफल की है यानी ग्रहफल का उपाय नहीं किया जा सकता, उपाय सिर्फ राशिफल का किया जा सकता है। ये बात भी ध्यान में रखने वाली है। लाल किताब में पंडित जी ने कहा है कि बीमारी का इलाज तो बगैर दवा के भी है, मगर मौत का कोई इलाज नहीं। और ये दुनियावी हिसाब किताब है, कोई दावाए खुदाई नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने संचित कर्मफल अच्छे या बुरे तो भोगने ही हैं। बस राशिफल जहां पर अवेलेबल है, जहां राशिफल अप्लाई हो रहा है, तो आप उपाय के जरिए सिर्फ इतना कर सकते हैं, आप किसी हद तक अपना बचाव कर सकते हैं। बुरे ग्रह के असर को कुछ कम किया जा सकता है पर पूर्ण रूप से हटाया नहीं जा सकता। और जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा, जो ग्रह ग्रहफल का है उसका कुछ नहीं किया जा सकता, उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। क्या गलत ये हुआ कि लोगों ने 9 ग्रहों के 9 उपाय के हिसाब से उपाय कराने शुरू कर दिए। हर ग्रह का एक उपाय तो जरूर करा दो, हो सके तो 2 उपाय करा दो। तो प्रैक्टिस ये बन गई कि लाल किताब में हर ग्रह के उपाय कराए जाएं, जो कि गलत है। आपको लाल किताब की जन्म कुंडली के हिसाब से ये देखना होगा कि कौन सा ग्रह अशुभ फल दे रहा है और क्या उसका इलाज संभव है भी या नहीं है। अगर आपको व्याकरण की अच्छी से नॉलेज नहीं है तो आप किसी को भी उपाय नहीं दे सकते, और लाल किताब के उपाय बैकफायर भी कर सकते हैं। अगर आपने गलत उपाय कर लिया तो आपका बनता हुआ काम भी बिगड़ सकता है। इसीलिए ज़रूरी होता है कि लाल किताब के उपाय किसी अच्छे ज्योतिषी के परामर्श के बाद ही किए जाएं। अगर आप कोई भी कहीं पर भी पढ़कर कैसे भी सुनकर कोई उपाय करते हैं तो उसका आपको नुकसान भी हो सकता है। एक जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट यूनिकनेस है लाल किताब की, वो ये है कि लाल किताब आपको जीवन जीने का ढंग सिखाती है। लाल किताब कहती है कि अगर आपने ग्रहों से संबंधित रिश्तेदारों से, जैसे मान लीजिए आपका चंद्र खराब हो रहा है, तो अगर आप माता या माता समान स्त्रियों से अच्छे संबंध रखते हैं, आप उनकी सेवा करते हैं, तो आपका चंद्र खुद ब खुद ही आपको अच्छा असर देने लग जाएगा। इसी तरह से अगर आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध रखते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो आपका शुक्र आपको अच्छा फल देगा। तो सबसे पहले कोशिश ये करी गई कि आपकी सराउंडिंग्स को इम्प्रूव किया जाए। और इसके अलावा पंडित जी ने पितृ ऋण की भी बात करी है। पितृ ऋण का चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो ये बताता है कि क्या आपने ऐसे कर्म किए हो सकते हैं कि जिसकी वजह से आज आपको ये जो जिसका रिजल्ट जो है आपको आज भुगतना पड़ सकता है, और किस तरह से आप उपाय कर कर अपने इस पितृ ऋण के इफेक्ट को, उसका बुरे असर को कम कर सकते हैं। तो लाल किताब आपको ये सिखाती है कि आप किस तरह से अच्छे कर्म करके, चाहे वो गाय की सेवा की बात हो या कुत्तों को कुछ खिलाने की बात हो या गरीबों को कुछ दान देने की बात हो, या जो समाज में छोट मजदूर हैं आप उनको अच्छा, अगर आप उनके साथ अच्छे संबंध रखते हैं, उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो आप अपने शनि को अच्छा कर लेते हैं। तो पहले कोशिश ये करी गई कि आपको एक अच्छा इंसान बनाया जाए। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो धीरे धीरे आप अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करेंगे, और जब वो पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है, आप अच्छा देंगे, अच्छा करेंगे, तो आपके पास वापस भी अच्छा आएगा। इसीलिए तो लाल किताब कहती है, कर भला होगा भला, आखिर भले का भला। तो लाल किताब इस तरह से पारंपरिक ज्योतिष से काफ़ी भिन्न हो जाती है कि लाल किताब आपको
कई जगह पर ये समझाती है कि किस तरह से अलग अलग रिश्तेदारों के साथ, अलग अलग वस्तुओं के साथ, अलग अलग चाहे जानवर हों, चाहे आपके आसपास की सराउंडिंग्स हो, किस तरह से आप उनमें इम्प्रूवमेंट कर कर अपने बुरे इफेक्ट को कम कर सकते हैं और ग्रहों के अच्छे इफेक्ट को और बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी जो मुझे लगता है कि लाल किताब को भिन्न बनाता है पारंपरिक ज्योतिष से। लेकिन मैं आपको फिर एक बार ये कहना चाहूँगा, लाल किताब का पूरा एडवांटेज आपको तब होगा जब आप उसकी व्याकरण पे अच्छे से कंसंट्रेट करके आप उसके रूल्स को समझकर फिर कुंडली पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि उस समय पर आपको ये पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है और फिर उसी ग्रह से संबंधित या उसी घर से संबंधित आप उपाय करेंगे। अदरवाइज अगर आप लाल किताब को टोटके की किताब समझकर हर ग्रह की सिर्फ पोजीशन देखकर कि जैसे मान लीजिए सूर्य अगर पहले घर में है तो ये उपाय करना है, अगर आप इस तरह से उपाय करते चले जाएंगे तो आपको लाल किताब का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, और बाकी आप अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे यही निवेदन है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। हम और कुछ वीडियोस लेकर भी इस विषय पर आगे आपके पास आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।